हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के लिए अब अकाउंटेंसी फिर से एक बार शुरू करने जा रहे हैं और इस बार निरंतरता हमारी आपके साथ बनी रहेगी। हम प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक टॉपिक को टच करेंगे। हर एक टॉपिक पर लेक्चर होगा और हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे और उसका वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको स्टडी करने में सहूलियत हो। अकाउंटेंसी के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इतना मैं बतला दूं कि अकाउंटेंसी 2 पार्ट में आपको पढ़ना है। ऐसे बुक में 3 पार्ट में 3 वॉल्यूम में बुक आता है 12th क्लास का अकाउंटेंसी का, लेकिन आपको उसमें से 2 ही ऑप्ट करना है। पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए में आपको पढ़ना है एनपीओ, दूसरा पार्टनरशिप या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फिर उसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आएगा पहला फंडामेंटल, दूसरा आएगा रिकंस्टिट्यूशन, ऑफ पार्टनरशिप, और चौथा आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्ट ए में आपको कवर करना है। पार्ट बी में कंपनी पढ़ना है। कंपनी, इसमें पहला आपको जो टॉपिक पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, and cash flow statements. और पार्ट सी जो है वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का होता है। तो पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में से कोई आपको एक ही ऑप्ट करना है। तो जनरली हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें सभी स्टूडेंट्स पार्ट बी ही ऑप्ट करते हैं और उसी की तैयारी करते हैं एग्जाम में। तो इसमें जो पहला चैप्टर है पार्ट ए का, इससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ऐसे मिलाकर के आपका जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, जो फंडामेंटल है, इससे 5 नंबर का रहेगा। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से आपका रहेगा 20 नंबर का और ये डिसोल्यूशन से रहेगा 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे टोटल
टोटल 30, 50, 60, टोटल 60 मार्क्स के पार्ट ए से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट बी से बाकी 40 पार्ट बी से, ऐसे टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं अकाउंटेंसी से। तो अब हम लोग फिर शुरू करेंगे कि एनपीओ से हम लोग शुरू करेंगे। पहला हम लोग चैप्टर जो शुरू करेंगे एनपीओ से। ऐसे एनपीओ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले भी हम लोग 1-2 वीडियो अपलोड किए थे चैनल पर, आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इस बार हम लोग एक कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ, बिल्कुल हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग शुरू करते हैं एनपीओ। एनपीओ चैप्टर में हम लोग क्या कवर करेंगे, क्या पढ़ेंगे? पहला तो पढ़ेंगे कि एनपीओ है क्या, व्हाट इज एनपीओ, व्हाट इज एनपीओ, एनपीओ है क्या, पहला ये पढ़ेंगे। इसका फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑफ एनपीओ, फिर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एनपीओ, फिर हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीओ के बारे में भी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीओ के बारे में भी पढ़ेंगे। छात्रों, एनपीओ को समझने के लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स को समझना होगा वेल्थ अर्निंग मोटिव से। लाभ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, हम लोग को समझना होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस कितने तरह के होते हैं। तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं 2 तरह के होते हैं। जनरली हम लोग प्रॉफिट अर्न करने और प्रॉफिट अर्न न करने के आधार पर जो क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो 2 करते हैं। पहला प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको दिस इज ऑल्सो नॉन एज एनपीओ। ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, थोड़ा आप जान जाएंगे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो दोज ऑर्गेनाइजेशंस which are established, which are formed and run for earning the profit,
फॉर टू अर्न द प्रॉफिट। इसके एग्जाम्पल्स कैसे कौन कौन है? जैसे कोई मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, प्रोड्यूसिंग यूनिट हो, ट्रेडिंग यूनिट हो जो ट्रेड करता हो, प्रोड्यूस्ड बाय अदर, जो गुड्स एंड सर्विस दूसरे के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस का जो ट्रेड करता हो, वैसे इंटरप्राइज, ये सब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन are those organizations which are established, which are run, which are formed by group of people, by a group of people or an individual also। एक व्यक्ति अकेला भी कोई एनपीओ खड़ा कर सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर सकता है, या उसी के समान विचार के लोगों को इकट्ठा करके साथ में सिमिलर आइडियोलॉजी के लोग होने चाहिए, सिमिलर नेचर के लोग होने चाहिए, तो वो खड़ा कर सकता है। तो और किस लिए? तो समाज के लोगों को, आम जनता को, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को सर्व करने के लिए। यानी यू कैन से दैट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड रन टू सर्व द पब्लिक, जनरल पब्लिक, टू सर्व द नीडी पीपल ऑफ सोसाइटी इन ए पर्टिकुलर सेक्टर, एंड टू इट्स मेंबर्स। ये अपने मेंबर के लिए, आम जनता के लिए, या समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोग का सेवा करने के लिए, उन लोग का कल्याणार्थ, उन लोग का कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए अगर कोई एक्टिविटी करता है, कोई सर्विस कर देता है, रेंडर करता है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं बच्चों। अब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन हो सकते हैं? और आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जो एनपीओज हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस सेक्टर में मेनली वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रेंडर करते हैं? मेनली एनपीओज रेंडर देयर सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स, मेनली हेल्थ, एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट के सेक्टर में। लेकिन इसके अलावा भी कोई धार्मिक गतिविधि हो, रिलीजियस एक्टिविटीज, रिलीजियस प्रीचिंग को प्रमोट करने के लिए, लिटरेरी प्रमोशन के लिए, साहित्यिक प्रमोशन के लिए, कल्चरल प्रमोशन के लिए, और भी ऐसे कई गतिविधियों में इनका पार्टिसिपेशन होता है, इनका सर्विस मिलता है, दिया जाता है इनके द्वारा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। और इनका जो उद्देश्य है, ये एनपीओज के जो उद्देश्य है, वो लाभ कमाना नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर या टू सर्व द नीडी पीपल ऑफ सोसाइटी ही होता है। इसके बाद आपके मन में बच्चों विचार आएगा कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनपीओज क्या होते हैं, क्यों ये मैंने अभी जो दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बतलाया, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बतलाया, बहुत हद तक स्पष्ट हो गया होगा कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर ही मैंने ये क्लासिफिकेशन आपको दिखाया है।
तो इनका समाज सेवा करना उद्देश्य होता है, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक गतिविधियों में प्रमोशन को प्रमोट करने का उद्देश्य होता है, और इनका समाज सेवा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य होता है। तो इनके ऑब्जेक्टिव सही हैं। अब इनका जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, इनका फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, किस आधार, किस एक्ट के तहत होता है, किस अधिनियम के तहत इनका फॉर्मेशन होता है। इनका जो फॉर्मेशन है बच्चों, आजकल ऐसे पहले एनपीओ का जो फॉर्मेशन होता था, या तो भारतीय ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट या इंडियन सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंदर होता था फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ एनपीओज। अर्लियर एनपीओज का जो फॉर्मेशन होता था वो या तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट या इंडियन सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर होता था। लेकिन अब ये सोसाइटी एक्ट या ट्रस्ट एक्ट के अलावा कंपनी अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत भी एनपीओज का स्थापना होने लगा है, अब होता है। यानी इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 8 के तहत भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना किया जाता है। और सोशल वेलफेयर के लिए, कल्चरल वेलफेयर के लिए या लिटरेरी वेलफेयर के लिए, लिटरेरी गतिविधि को प्रमोट करने के लिए अब इंडियन कंपनीज एक्ट के इस तरह के जो एनपीओज हैं जिनका फॉर्मेशन कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 8 के अंतर्गत होता है, ये सेक्शन 8 कंपनी कहलाते हैं। ये कंपनी के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनका भी उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसलिए इनको हम लोग एनपीओस के तहत रखते हैं। तो ये इनका फॉर्मेशन होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीओस के बारे में थोड़ा बतलाएं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं इनके एनपीओस के, इसको जानने से पहले आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा बच्चों। क्या आ रहा होगा प्रश्न आपके अंदर ये आ रहा होगा कि सर जब लाभ कमाने के लिए ये संस्थान, ये ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश नहीं किए जाते हैं, तो फिर इनको हिसाब किताब रखना या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना क्यों जरूरी है, या इनको क्या आवश्यकता है। इसके पहले यानी नेसेसिटी और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है, व्हाट आर द नेसेसिटीज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या जरूरी है फिर एनपीओ का हिसाब किताब रखने का। बच्चों, सबसे पहला चीज जो इसको समझने की बात है, जो आपको समझना चाहिए, वो ये है, बाकी जो बातें हैं वो तो हम बतलाएंगे ही। आपके घर में, आपके मोहल्ले में कोई बेघर आता है, कोई भिखारी आता है,
भिक्षा मांगने के लिए आप उसको भिक्षा देते हैं, तो आप इंश्योर होना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो डोनेटेड भिक्षा है, डोनेशन है, उसका ये भिखारी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है या नहीं, या किस प्रकार से यूटिलाइज करता है इसको। आप होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे? इंश्योर होना चाहेंगे ना आप भी कि हमारे द्वारा जो भिक्षा दिया गया इस भिखारी को, वो अपने बाल बच्चों के लिए अब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या है? ले जाता है वो अपने बच्चों के लिए जरूरत की सामान खरीद कर ले जाता है भिक्षा मांगकर, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ। अपने बेटे बेटियों का स्कूल फी, ट्यूशन फी के लिए भिक्षाटन करता है, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ। उनको रोटी खिलाने के लिए अगर भिक्षाटन करता है, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ। लेकिन अगर आपको पता चले, जिस दिन अगर आपको पता चल जाए कि ये आदमी भिक्षा तो मांगता है लेकिन उधर ले जाकर के वो पूरा फूंक देता है या वो ढालने लगता है कहीं, तो क्या आप अगले दिन से उसको भिक्षा देना चाहेंगे क्या? जैसे ही वो अगले दिन से आएगा आपके घर के सामने, माँ माँ कुछ दे दो, कुछ दे दो, ऐसा कहेगा, आप क्या कहेंगे मालूम है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहां कोई नहीं है। इसी तरह से जो डोनर होते हैं एनपीओ में, जो डोनेट करते हैं, या जो मेंबर होते हैं, जो चंदा देते हैं, मेंबरशिप देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, वो इंश्योर होना चाहते हैं अबाउट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स डोनेटेड बाय देम। जो उनके द्वारा डोनेटेड फंड्स हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बारे में वो इंश्योर होना चाहते हैं। तो एक ये भी, दूसरा आपको चूंकि इसमें चूंकि धन तो चाहिए ही, सेवा करने के लिए भी आजकल तो धन की आवश्यकता होती है, वेल्थ की आवश्यकता होती है। आजकल बिना धन के तो भूखे भजन न हो ही गोपाला भी आप सुने हैं। आजकल भजन करने के लिए भी, शांतिपूर्वक भजन करने के लिए, भगवान का उपासना, ईश्वर का आराधना करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। आजकल आप सुने होंगे कि कई जगह, तो सभी जगह नहीं, कई जगह ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हैं। मैं किसी धर्म विशेष की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो व्यवस्था है उसके मुताबिक ऐसा देखा जाता है कि धार्मिक आयोजन है, कार्यक्रम है, उसमें भी अब ब्लॉक्स बने हुए होते हैं बैठने के लिए, वहां दर्शन के लिए, कि ये वीआईपी ब्लॉक्स हैं और ये जनरल ब्लॉक है। और उसका आधार क्या होता है? वेल्थ के आधार पर, धन के आधार पर, उनके द्वारा दिए गए दान के आधार पर कैटेगराइजेशन होता है। तो आजकल वो काम भी बिना धन का नहीं हो सकता है। सेवा भी दूसरे को करना है तो आपके पास धन चाहिए। अब वो धन कहां से आता है? फंड कहां से आता है? कोई क्वेश्चन खड़ा करेगा, क्या आप जितना कमाते हैं अपने निजी जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में, जितना अर्न करते हैं अपने नौकरी से, अपने पैसा से, क्या पूरा का पूरा आप उसी को सेवा करने में लगा देते हैं, समाज के लोगों को, या आम पब्लिक की सेवा में लगा देंगे? अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर के बच्चे आपको मारने दौड़ेंगे। फिर तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना व्यक्तिगत जो भी या घरेलू खर्च को पूरा करने के बाद कुछ धन आप निकालते हैं। तो अकेले तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। लेकिन शुरुआत में आपको चलना अकेला पड़ता है, बाद में फिर आपके साथ
कारमा बन जाता है, कारमा जुड़ जाता है और सभी लोग फिर इकट्ठा हो जाते हैं। कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपके साथ हो जाते हैं। तो जितने मेंबर्स जुड़ते चले जाते हैं आपके साथ, वे सभी डोनेशन मेंबरशिप देते हैं, मेंबरशिप भी देते हैं, सब्सक्रिप्शंस देते हैं। सोसाइटी में भी कई ऐसे लोग हैं जो सर्व तो करना चाहते हैं नीडी पीपल का, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, धन है, टाइम नहीं है। तो वैसे लोग भी आपको धन देते हैं, फंड अवेलेबल कराते हैं, देते हैं। आप कुछ फी भी रखते हैं, जैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिस सेक्टर में काम कर रहा होगा वो ऑर्गेनाइजेशन, उस पर डिपेंड करेगा, फी भी आता है। तो जहां भी बच्चों, छात्रों, जहां भी मनी का ट्रांजैक्शन, कैश का ट्रांजैक्शन, फंड का ट्रांजैक्शन हो रहा है, फंड का फ्लो हो रहा है, वहां अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना जरूरी है। क्योंकि डोनर जो हैं, जो दाता हैं, दान करता है, वे इंश्योर, आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनके द्वारा जो दिया गया दान का धन है, उनका आप यूटिलाइजेशन कैसे किए हैं, कहां किए हैं। इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना, अकाउंटिंग करना जरूरी है। दूसरा, सिर्फ समाज से पैसा, सिर्फ मेंबर से फंड मेंबरशिप लेकर ही एनपीओ को नहीं चलाया जा सकता है। यदि आपका कार्य बहुत अच्छा होता है तो आपका परफॉर्मेंस को देखते हुए, आपके एक्टिविटीज का असेसमेंट करते हुए, इवैल्यूएशन करते हुए, आपके एक्टिविटीज का अप्रेजल करते हुए, वहां की या तो स्थानीय सरकारें, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार भी आपके लिए आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपके संस्था की जो एक्टिविटीज है, उससे खुश होकर और फंड देने का बात करती है, फंड देती है। उसको हम लोग सब्सिडी भी बोलते हैं, और उसी को यहाँ एनपीओ के सेंस में गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट ये क्या है? ये एक प्रकार का सब्सिडी है, ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वित्तीय सहायता है जो सरकार आपको प्रोवाइड कराती है। तो सरकार को भी आपको हिसाब किताब देना होगा कि जो उसके द्वारा जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपने कैसे किया। तो इसलिए, और दूसरा, अपना ट्रस्टवर्दीनेस प्रूफ करने के लिए डोनर के बीच में, सोसाइटी के बीच में, गवर्नमेंट के नज़र में, और जो भी अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनको भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एक एक कॉपी सेंड अप करना होगा, ताकि आपका ट्रस्टवर्दीनेस, आपकी विश्वसनीयता बनी रहे उनमें। तो ये है नेसेसिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा, आखिर कौन कौन से बुक्स, अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि इनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या कुछ अलग होते हैं क्या? बाकी जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने के सिस्टम्स या इनके द्वारा जो मेंटेन किए जाने वाले बुक्स एंड अकाउंट्स हैं, क्या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अलग होते हैं? हाँ, थोड़े बहुत अलग होते हैं, उद्देश्य अलग है, लेकिन बहुत कुछ सिमिलर भी है। तो यहां अब हम लोग चर्चा कर लें कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जब मेंटेन करते हैं, तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग सिर्फ जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर का पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन क्या उसके पहले और कहीं कोई रिकॉर्ड्स, जो प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग के रूप में, क्या कोई बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करते हैं क्या?
यस करते हैं। क्या करते हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीओज, जिसमें प्राइमरी बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग के रूप में जो मेन बुक है वो मेंटेन किया जाता है। इसमें पहला बुक है कैश बुक, कैश बुक। दूसरा बुक है इसमें मेमोरेंडम बुक, मेमोरेंडम बुक। तीसरा स्टॉक रजिस्टर, तीसरा स्टॉक रजिस्टर, तीसरा स्टॉक रजिस्टर हो गया। फिर सैलरीज एंड वेजेज का रजिस्टर भी हम लोग एक रखते हैं, सैलरीज एंड वेजेज रजिस्टर, सैलरी एंड वेजेज रजिस्टर। फिर मेंबर्स रजिस्टर, फिर हम लोग क्या रखते हैं? मेंबर्स रजिस्टर। मेंबर्स रजिस्टर्स और अदर रजिस्टर भी कुछ और रखते हैं, अदर रजिस्टर भी रखते हैं, अदर रजिस्टर भी रखते हैं। ये कैश बुक रखने का क्या उद्देश्य है? कैश बुक मेंटेन करने के लिए तो कैश बुक इज मेंटेन्ड, कैश बुक इज kept by the NPOs as a primary books of recording to record the all cash transactions। जो चूंकि जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं इन कैश किए जाते हैं। ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत कम, नहीं के बराबर, लेकिन होते हैं, बिल्कुल नहीं होते ऐसा नहीं है, होते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैश में किए जाते हैं। तो वैसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग तुरंत इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन्स उसको रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मेमोरेंडम बुक में कुछ जो उधार प्रवृत्ति के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, किसी के पास चंदा बकाया हो या और भी कहीं कोई लेना देना हो, उसका बकाया हो, बिल बाकी हो, सैलरी बाकी हो, वेजेज बाकी हो, इस तरह के कोई अगर ट्रांजेक्शन्स हैं या कहीं से कोई मटेरियल मंगाए उसका देना बाकी है, तो ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें लिखते हैं। फिर है स्टॉक रजिस्टर। भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा भाव से चलाया जाने वाला संस्थान है, फिर भी उसके पास कुछ एसेट्स, कुछ मटेरियल्स, कुछ इक्विपमेंट्स और भी दूसरे कई प्रकार के थिंग्स जो होते हैं रखना पड़ता है, रखता है। तो सबका रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हमारे संस्थान में कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितना एसेट्स है, कितना का और दूसरा प्रॉपर्टी है, ये सबका रिकॉर्ड हम लोग स्टॉक रजिस्टर में रखते हैं। सैलरीज एंड वेजेज रजिस्टर भी एक मेंटेन किया जाता है। तो सैलरी एंड वेजेज जो रजिस्टर है, इसमें तो सभी सेवा भाव से काम करते हैं, सोशल वेलफेयर भाव से काम करते हैं। तो इसमें सैलरी का कहां से बात आ गई? भाई क्या है कि आप 5 लोग मिलकर एनपीओ चला रहे हैं, 10 लोग मिलकर एनपीओ चला रहे हैं, आपका भाव है कि सर्विस हम प्रोवाइड कराएं, रेंडर करें, आइदर फ्री और एट द कंसेशनल रेट, बिल्कुल कंसेशनल रेट में या फ्री हम सेवा दें।
लेकिन सब काम, सारे काम आप खुद से तो नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ एम्प्लॉइज भी रखने होते हैं, तो उन कुछ मजदूर भी रखने होते हैं, तो उनको जो पारिश्रमिक रेमुनरेशन देंगे सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में, कितने एम्प्लॉइज हैं उनका रिकॉर्ड्स रहेगा, कितने मजदूर लगते हैं उनका रिकॉर्ड्स रहेगा, और उनको दिया जाने वाला रेमुनरेशन का सारा डिटेल्स हम लोग इसमें लिखते हैं सैलरीज एंड वेजेज रजिस्टर में। फिर मेंबर्स रजिस्टर, हमारे संस्थान में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं और कितने मेंबर्स लाइफ मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, और सबका फुल डिटेल्स, पूरा विवरण, उनका नाम, उनका पता, एड्रेस और उनसे संबंधित सारे डिटेल्स, वो किस नेचर के मेंबर हैं, आइदर लाइफ टाइम और ऑर्डिनरी, और वो मेंबरशिप फी कितना देते हैं, कितना बकाया है, एनुअल देते हैं कि लाइफ टाइम देते हैं, उनसे संबंधित सारी जानकारी, या प्राप्त चंदा भी इसमें रखते हैं। प्राप्त चंदा जो सब्सक्रिप्शंस मिलता है, कितना सब्सक्रिप्शंस मिलने वाला, रिसीवेबल कितना था 1 ईयर में, कितना रिसीव्ड हुआ, कितना आउटस्टैंडिंग है, या कितना एडवांस में सब्सक्रिप्शंस मिला है, इसके भी सारे डिस्क्रिप्शंस इस रजिस्टर में आपको लिखना होता है। और अदर रजिस्टर भी कुछ, ये अदर रजिस्टर में मैं ये तो बोला, ये जो है ये कंपलसरी सभी एनपीओज को इतना मेंटेन करना होता है, लेकिन इसके अलावा भी वो डिपेंड करता है किस पर, सेक्टर पर, कि आप किस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, किस तरह के संस्था चलाते हैं, क्या नेचर है संस्था का, उस पर, जैसे सब्सक्रिप्शंस रजिस्टर्स, डोनर रजिस्टर्स, फी अगर आता हो तो फी रजिस्टर, एटीसी, ऐसे और भी रजिस्टर्स आपको रखने पड़ते हैं। और आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओज के बारे में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आने वाले दिन में पूरे अकाउंटेंसी का, फिर बाद में हम लोग बिजनेस स्टडीज का भी वीडियो अपलोड करेंगे, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप का भी वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन अकाउंटेंसी में भी अब एक कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे, और आपको पूरी तरह से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अकाउंटेंसी का पढ़ाई करने के लिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।